ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। यहाँ हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को डिस्कस कर रहे हैं। इस क्रम में ये हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर है। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के जो पोस्टुलेट्स थे, अभिकल्पनाएं थी जो कि हुंड और मूलिकन के द्वारा दी गई थी, उनको हमने डिस्कस किया था। वहां पर हमने दो शब्दों को बहुत अधिक यूज किया था। एक होते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और एक होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में डिफरेंस हमने वहां पर समझा था। इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे कि किस प्रकार से एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में लीनियर कॉम्बिनेशन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। सामने आप ग्रीन बोर्ड पर ये हेडिंग या टॉपिक लिखा हुआ देख रहे होंगे, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स या फिर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जिसको हम LCAO बोलते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल किस प्रकार से लीनियर कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, तरंग यांत्रिकी अर्थात वेव मैकेनिक्स के अनुसार एटॉमिक ऑर्बिटल को हम वेव फंक्शन के रूप में प्रदर्शित करते हैं और वेव फंक्शन को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। ये आप वेव के रूप में इसको देख रहे होंगे। इसको हम साई कह देते हैं, जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ भी देख रहे हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल को वेव फंक्शन तरंग फलन साई के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इसका ये जो आप उभार देख रहे हैं जो भी पॉजिटिव साइड में है, इसको हम क्रीस्ट या चोटी बोलते हैं, और ये नीचे वाला हिस्सा जो कि निगेटिव साइड में है, इसको हम थ्रो या फिर गर्त कहते हैं। तो हमने यहाँ पर ये समझा कि एटॉमिक ऑर्बिटल को वेव फंक्शन के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस किया था। जब दो एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ कंबाइंड होते हैं तो इससे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने के लिए दो कंडीशन जरूरी है। पहली, दोनों की एनर्जी समान होनी चाहिए, और दूसरा, उनमें प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, उनका अभिविन्यास एक जैसा होना चाहिए। अभिविन्यास क्या होता है, इसको हम अपने अगले वीडियो लेक्चर में समझेंगे। यहाँ पर हम दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में कॉम्बिनेशन कराएंगे। जब हम दो एटॉमिक ऑर्बिटल में कॉम्बिनेशन कराएंगे तो दो बातें हो सकती हैं। एक तो प्रॉपर कॉम्बिनेशन हो सकता है और एक इम्प्रॉपर कॉम्बिनेशन हो सकता है, जिसको हिंदी में पूर्ण अतिव्यापन और अपूर्ण अतिव्यापन कहते हैं। आइए इसको चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, ये फर्स्ट एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये सेकंड एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल है। इसको हमने psi1, इसको हमने psi2 के नाम से बोला है। जब प्रॉपर कॉम्बिनेशन होगा या परफेक्ट ओवरलैपिंग होगी तो पहले वाले एटॉमिक ऑर्बिटल की क्रीस्ट दूसरे वाले एटॉमिक ऑर्बिटल की क्रीस्ट के ऊपर आएगी, और जो थ्रो है वो दूसरे वाले एटॉमिक ऑर्बिटल की थ्रो के ऊपर आएगी। इस प्रकार से प्रॉपर कॉम्बिनेशन या परफेक्ट ओवरलैपिंग होगी। तो जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में परफेक्ट ओवरलैपिंग करेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। इसको हमने यहाँ पर फाई से प्रदर्शित किया है, और यहाँ पर फाई जो है वो psi1 और psi2 के योग के बराबर है। क्योंकि यहाँ पर परफेक्ट ओवरलैपिंग होती है तो लो एनर्जी के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, जिसको हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रॉपर ओवरलैपिंग या प्रॉपर कॉम्बिनेशन को हम समझ चुके हैं। जब प्रॉपर कॉम्बिनेशन या ओवरलैपिंग होती है तो पहले वाले एटॉमिक ऑर्बिटल का क्रीस्ट, जैसे हम चोटी कहते हैं, दूसरे वाले एटॉमिक ऑर्बिटल की क्रीस्ट के ऊपर आती है, और थ्रो दूसरे वाले एटॉमिक ऑर्बिटल के थ्रो के ऊपर आती है, जिससे कि परफेक्ट ओवरलैपिंग होती है। और चूंकि ये परफेक्ट ओवरलैपिंग होती है, इसलिए लो एनर्जी के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, जिनको कि हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। और फाई की वैल्यू psi1 प्लस psi2 के बराबर होती है। यहाँ पर psi पहले वाले एटॉमिक ऑर्बिटल का वेव फंक्शन और psi2 दूसरे वाले एटॉमिक ऑर्बिटल का वेव फंक्शन है। आइए सेकंड केस को डिस्कस करते हैं। आइए इम्परफेक्ट कॉम्बिनेशन या ओवरलैपिंग की बात करते हैं। इम्परफेक्ट ओवरलैपिंग में पहले वाले एटॉमिक ऑर्बिटल की क्रीस्ट अर्थात चोटी के ऊपर दूसरे वाले एटॉमिक ऑर्बिटल का थ्रो अर्थात गर्त आता है, और पहले वाले एटॉमिक ऑर्बिटल की थ्रो अर्थात गर्त के ऊपर दूसरे वाले एटॉमिक ऑर्बिटल की क्रीस्ट अर्थात चोटी आती है। इसे इम्प्रॉपर कॉम्बिनेशन कहते हैं। जब इम्प्रॉपर कॉम्बिनेशन होता है तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है उसको हम फाई डैश से प्रदर्शित करते हैं, जो कि psi1 माइनस psi2 के बराबर होता है। क्योंकि ये
कॉम्बिनेशन इम्प्रॉपर अर्थात इम्परफेक्ट होता है। इनका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है उसको हम phi डैश से प्रदर्शित करते हैं और उसकी वैल्यू psi1 माइनस psi2 के बराबर होती है। इम्परफेक्ट ओवरलैपिंग होने के कारण ये हाई एनर्जी के होते हैं और इनको चित्रात्मक रूप में इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। इनके जो ग्राफ बनेंगे ये छोटे छोटे बनेंगे। यदि प्रॉपर ओवरलैपिंग होती तो ग्राफ जो है इनके बड़े बनते, क्योंकि ये इम्परफेक्ट ओवरलैपिंग है इसलिए इनके ग्राफ जो है वो छोटे बनेंगे। तो इस प्रकार हमने लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में समझा। जब एटॉमिक ऑर्बिटल लीनियर कॉम्बिनेशन करते हैं तो वे दो फेज में कर सकते हैं, प्रॉपर फेज और इम्प्रॉपर फेज, जिनको हम क्रमशः कंस्ट्रक्टिव एडिशन और सब्ट्रैक्टिव एडिशन बोलते हैं। जब कंस्ट्रक्टिव एडिशन होता है तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उनको हम phi से प्रदर्शित करते हैं, उनकी वैल्यू psi1 प्लस psi2 के बराबर होती है। क्योंकि वह परफेक्ट ओवरलैपिंग होता है इसलिए वह लो एनर्जी वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, जबकि सब्ट्रैक्टिव एडिशन में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं उनको हम phi डैश से प्रदर्शित करते हैं और उनकी वैल्यू psi1 माइनस psi2 के बराबर होती है। इम्परफेक्ट ओवरलैपिंग होने के कारण इस प्रकार से बनने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हाई एनर्जी के होते हैं। तो अब तक जो हमने पढ़ा है उसको मैंने यहाँ पर सामने ग्रीन बोर्ड पर समराइज करने का प्रयास किया है। जब परफेक्ट ओवरलैपिंग होती है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल phi बनते हैं जो कि psi1 प्लस psi2 के बराबर होते हैं। इनको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या शॉर्ट फॉर्म में BO कहा जाता है। इनको हम सिग्मा, पाई या डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। जब इम्परफेक्ट ओवरलैपिंग होती है तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं उनको हम phi डैश से शो करते हैं और वह psi1 माइनस psi2 के बराबर होते हैं। इस प्रकार बनने वाले जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो हाई एनर्जी के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। इनको हम ABO से प्रदर्शित करते हैं और ये सिग्मा स्टार, पाई स्टार और डेल्टा स्टार द्वारा शो किए जाते हैं। इनको आगे भी हम समझने का प्रयास करेंगे, आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। यहाँ ये समझना आवश्यक है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की तुलना में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी बहुत अधिक होती है। इसका कारण ये है कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें परफेक्ट ओवरलैपिंग होती है। वो एक बहुत अधिक डेंस इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में रहते हैं जहां पर कि बहुत कम रिपल्शन होता है या जिससे कि उनकी एनर्जी कम हो जाती है। जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स लो एनर्जी डेंसिटी में रहते हैं, जिस कारण उनके न्यूक्लियस के मध्य बहुत अधिक प्रतिकर्षण होता है। बहुत अधिक प्रतिकर्षण या रिपल्शन होने के कारण उनकी एनर्जी बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सामने चित्र के रूप में प्रदर्शित किया गया है। ये जो आप लाइन देख रहे हैं, इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में बॉन्डिंग ऑर्बिटल को प्रदर्शित किया गया है। जब ये लीनियर कॉम्बिनेशन करते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो प्रकार के होते हैं, लो एनर्जी वाले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और हाई एनर्जी वाले एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इनको हम सिग्मा द्वारा या फिर पाई के द्वारा या फिर डेल्टा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जबकि ये जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं इनको हम सिग्मा स्टार, पाई स्टार, डेल्टा स्टार द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये जो सिग्मा बॉन्डिंग है या पाई बॉन्डिंग है ये एंड टू एंड ओवरलैपिंग या फिर साइडवाइज ओवरलैपिंग के द्वारा बनती है। आप बीच में लाइन देख रहे होंगे, इसमें आपको पता चल गया होगा कि जब बॉन्डिंग ऑर्बिटल लीनियर कॉम्बिनेशन के द्वारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं तो उनकी एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाती है। जबकि जब उनका लीनियर कॉम्बिनेशन के द्वारा जब वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं तो उनकी एनर्जी बहुत अधिक इंक्रीज हो जाती है। यहाँ ये जो डिफरेंस है ये वाला और ये वाला जो डिफरेंस है इसमें काफी अंतर है। तो यही आपको पीछे समझाया गया था कि जब बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आपस में लीनियर कॉम्बिनेशन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं तो उनका जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत अधिक हाई डेंसिटी वाले रीजन में रहता है, जैसे कि वहां पर प्रतिकर्षण बहुत कम हो पाता है और उनकी एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। जबकि बॉन्डिंग ऑर्बिटल जब लीनियर कॉम्बिनेशन करके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं तो उनका इलेक्ट्रॉन लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में रहता है और वहां पर
रिपल्शन बहुत अधिक होता है, जिससे कि उनकी एनर्जी बहुत अधिक इंक्रीज कर जाती है। यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच का जो ये एनर्जी डिफरेंस है, इसको हम डेल्टा से शो करते हैं और इसको स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहा जाता है। तो यहाँ पर ये जो आप एनर्जी देख रहे हैं डेल्टा, इसको हम स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, जबकि ये जो एनर्जी आप देख रहे हैं डेल्टा डैश, इसको हम स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। आइए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के मेन कैरेक्टर्स या विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इंटर न्यूक्लियर रीजन अर्थात नाभिकों के मध्य के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बहुत अधिक होती है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दो एटम के न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में रहता है। अट्रैक्शन के कारण बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी का होता है और इसको फाई बराबर psi1 प्लस psi2 से प्रदर्शित करते हैं। ये बहुत अधिक स्थायी होता है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल परफेक्ट ओवरलैपिंग से बनते हैं, इसको हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं। इसमें एक वेव फंक्शन की क्रीस्ट दूसरे वेव फंक्शन के क्रीस्ट के ऊपर आती है और थ्रो के ऊपर आती है। इन्हें सिग्मा, पाई और डेल्टा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जब हम इनको डायग्रामेटिकली स्पष्ट करेंगे तो आपको और अधिक समझ में आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इनको अपनी कॉपी में ऐसे ही लिखने का प्रयास कीजिएगा। इसी प्रकार से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की क्या कैरेक्टर्स होते हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, आइए उनकी स्टडी करते हैं। जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इंटर न्यूक्लियस रीजन अर्थात नाभिकों के मध्य के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बहुत ही कम होती है। सेकंड, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दो एटम के न्यूक्लियस के रिपल्शन में रहता है। थर्ड कहते हैं, रिपल्शन के कारण एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी का होता है। इसे फाई डैश से शो करते हैं और इसकी वैल्यू psi1 माइनस psi2 के बराबर होती है और ये बहुत ही कम स्थायी होता है। फोर्थ, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इम्परफेक्ट ओवरलैपिंग से बनते हैं, इसको आप समझ ही चुके हैं। जब एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल का क्रीस्ट दूसरे बॉन्डिंग ऑर्बिटल के थ्रो के ऊपर आता है और थ्रो क्रीस्ट के ऊपर आती है तो इसे इम्परफेक्ट ओवरलैपिंग कहते हैं और इनको हम सिग्मा स्टार, पाई स्टार और डेल्टा स्टार द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अगर वीडियो लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है, जब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे तो वहां पर प्रॉपर ओरिएंटेशन क्या होती है, सेम एनर्जी लेवल क्या होता है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को डायग्रामेटिकली किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे। यदि इस वीडियो से संबंधित कोई कठिनाई है या कोई टर्मोलॉजी हिंदी या अंग्रेजी में आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं।